हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्प्रेड द सीएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चन को। बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का पहला पेपर है आपका। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, डैश इज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वित्तीय लेखांकन का दायरा क्या है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसका कार्यक्षेत्र कितना है। कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, जितने भी इंफॉर्मेशन रहते हैं उनका संग्रहण करना और उसके साथ साथ उसका प्रसंस्करण करना। वेरिफिकेशन और ऑडिटिंग डेटा, यानी कि जितने भी डेटा हैं उनका सत्यापन करना, उसका चेकिंग करना। पब्लिशिंग डेटा, उसका प्रकाशन करना, या उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे जितने भी तीनों फंक्शन दिए हुए हैं ये वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत आते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय लेखांकन का लाभ नहीं है। पहला है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, एक व्यवस्थित रिकॉर्ड बनाना, तो ये तो उसका उद्देश्य है, चाहे उससे लाभ मिलता है। प्रोटेक्टिंग एंड सेफ गार्डिंग बिजनेस एसेट्स, जितने भी व्यावसायिक संपत्तियां उनकी सुरक्षा करना। हिस्टोरिकल इन नेचर, प्रकृति में ये ऐतिहासिक है, तो अगर डेटा आपके ऐतिहासिक हैं तो वो किसी भी लेखांकन के लिए लाभ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपने 2 तारीख को कोई ट्रांजैक्शन किया है, तो वित्तीय लेखांकन में क्या किया जाएगा, अगर 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा तो उसमें 2 तारीख को आपने कौन सा ट्रांजैक्शन किया था, उसके पिछले 1 साल में कितना ट्रांजैक्शन किया, वो सब चीज़ें लिखी जाती हैं। तो वो ऐतिहासिक होता है, मतलब पिछले जो भी महीने बीते हैं उसके डेटा को कलेक्ट किया जाता है, तो ये इसका लाभ नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हिस्टोरिकल होता है। और एक बेनिफिट ये भी होता है कि फैसिलिटेट रेशनल डिसीजन मेकिंग, तर्क संगत निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत क्या किया जाता है, जितने भी वित्त से संबंधित सूचनाएं होती हैं वो उसमें दी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डैश आर द बेसिस ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो बिजनेस के फाइनेंशियल अकाउंटिंग तैयार किए जाते हैं उसका आधार क्या है, तो उसका आधार होता है आपका अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स होते हैं और उसके साथ साथ बुक कीपिंग, तो ए और बी दोनों होगा। सेल्स वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स इंक्लूड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो आपका P&L अकाउंट हो गया, डायरेक्टर का रिपोर्ट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ऑडिटर का रिपोर्ट हो गया, उसके साथ साथ आपका ट्रायल बैलेंस हो गया, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो ऑल ऑफ द एबव होगा। इसके अलावा भी होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रिटेन्ड अर्निंग से रिलेटेड। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिखता है, जो भी रिपोर्ट दिखती है, वो सब के सब वित्त से संबंधित जितने रिपोर्ट तैयार किए जाएंगे वो सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ बैलेंस डू असेट अकाउंट हैव। यानी कि जो संपत्तियां होती हैं उनका शेष किस प्रकार का होता है। जैसे आप जब लेजर बनाते हैं तो बैलेंस आता है उसका, टू बैलेंस BD, बाई बैलेंस CD, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये क्या होता है, एसेट का क्या होता है, तो एसेट के हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। वहीं पर अगर लायबिलिटी पूछा रहता है तो लायबिलिटी के हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं। जितनी भी संपत्तियां, ये याद होने वाली चीज़ें हैं कि जितनी भी संपत्तियां होंगी उनका हमेशा जो शेष बचता है वो डेबिट साइड का होता है, और जितने भी आपके दायित्व होंगे, लायबिलिटी होगी, उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म असेट्स विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। ऐसी कौन सी दीर्घकालीन परिसंपत्ति है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अमूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल एसेट। इसका एग्जांपल हो सकता है आपका गुडविल, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, फिर अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ बहुत स्किल्ड हैं तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत इंक्लूड होती हैं। भौतिक अस्तित्व होने का मतलब क्या है कि वो सभी संपत्तियां जिनको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस किया जा सकता है। गुडविल ख्याति, जैसे किसी का नाम पहचान बहुत अच्छा रहता है तो उस नाम की वजह से लोग उसके संपत्तियों को खरीदना चाहते हैं। जैसे अगर बोल दे आईफोन, तो वो नाम फेमस है, वो उसके क्या है, गुडविल है, उस नाम की वजह से लोग खरीदने जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट। वहीं पर टेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है, वो संपत्तियाँ जो मूर्त रूप में दिखती हैं, जो जैसे बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गई। चालू दायित्व तो क्या होते हैं, वो सभी दायित्व जो कंपनी 1 साल के अंतर्गत भुगतान करने वाली है। और करंट एसेट मतलब होता है वो संपत्ति जो कंपनी 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर देगी। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज सपोर्टिंग एविडेंस इन अ बिजनेस ट्रांजेक्शन कॉल्ड? व्यवसाय का जो लेन देन होता है उसमें प्रूफ का काम कौन करता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं बाउचर, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रमाणन। फिर है क्वेश्चन नंबर आपका 8, द एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर रिकॉर्डेड इन विच अकाउंटिंग? जितने भी खर्चे होते हैं, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो कौन से खाते में लिखा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो कहाँ पे ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाकी जो पर्सनल अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं, उन लोग का बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर होता है? बैलेंस शीट में। ये बहुत ही बेसिक टर्म है, आपको अगर आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच पर्सन ओज एन अमाउंट टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट बेसिस? क्रेडिट के आधार पर सामान और सेवाओं को खरीदने के लिए कौन सा व्यक्ति किसी व्यावसायिक संगठन को एक राशि देता है? जैसे आपका एक बिजनेस है AB लिमिटेड, आप किसी से सामान खरीदते हैं उधार। अगर आप उधार खरीदते हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाता है? क्रेडिटर हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको सामान उधार बेचते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है? डेटर हो जाता है। क्रेडिटर को हमेशा लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है क्योंकि कंपनी के लिए वो लायबिलिटी होता है, और ये डेटर किधर लिखा जाता है? एसेट साइड में, क्योंकि कंपनी को यहाँ से पैसे मिलने वाले होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि जो कंपनी से सामान को खरीदा तो है लेकिन उसकी भुगतान नहीं किया है, तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? वो एसेट हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं देनदार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन आर बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड? बैलेंस शीट को कब तैयार किया जाता है? तिमाही में तैयार किया जाता है कि हर महीने तैयार किया जाता है कि एक साल में तैयार किया जाता है? तो ये ईयरली होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ? वित्तीय लेन देन की रिकॉर्डिंग करना किसका हिस्सा होता है? तो ये होता है आपका बुक कीपिंग का पार्ट, और बुक कीपिंग किसका पार्ट होता है? अकाउंटिंग का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एग्जामिनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिफर्स टू? वित्तीय जानकारी की जांच पड़ताल करना क्या कहलाता है? ऑडिटिंग कहलाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अंकेक्षण। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, जो ऑनर की पूंजी होती है और उसके साथ दायित्व, इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कुल संपत्ति। एक इक्वेशन होता है, जैसे आपको पूछ सकता है कि अकाउंटिंग के इक्वेशन बताइए, तो अकाउंटिंग का इक्वेशन होता है टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि कैपिटल आपका 20,000 है, लायबिलिटी आपका 50,000 है, तो बताइए कुल संपत्ति कितनी आएगी? तो इन दोनों को जोड़ देंगे आप। वहीं पर कुछ भी दे सकता है, टोटल एसेट आपके 70,000 के दिए हुए हैं, कैपिटल आपका 20,000 है, तो बताइए लायबिलिटी कितना होगा? तो आपको बस इतना याद रखना है कि किसी भी कंपनी में जो टोटल एसेट होते हैं वो दो जगह से खरीदे जा सकते हैं। एक तो कंपनी का खुद का पैसा है यानी कि कैपिटल, और एक होता है बाहर का पैसा, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो अगर इसमें से कुल संपत्ति दी हुई है तो ऑनर का दिया हुआ है, तो कुल संपत्ति में से ऑनर का पैसा माइनस कर दीजिए तो बाहरी लोगों का पैसा कितना है वो निकल जाएगा। बाहरी का दिया हुआ है तो कुल संपत्ति में से इसको माइनस कर दीजिए, ऑनर का पैसा आ जाएगा। और अगर ये दोनों दिए हुए हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए, कुल संपत्ति आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला बस है आपका, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू होता है एसेट, कुल संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, व्हाट अकर्स व्हेन एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन इनकम? अगर आपकी कमाई आपके खर्चे से ज़्यादा है, यहाँ पे दिया हुआ खर्चे ज़्यादा हैं और कमाई आपकी कम है, तो वो क्या होता है? हानि हो रही है। और यहीं पे उल्टा दिया रहता है कि कमाई ज़्यादा हो रही है, खर्चे कम हो रहे हैं, तो उसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हाउ मेनी अकाउंट्स आर अफेक्टेड बाई अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? जब व्यवसाय के लेन देन किए जाते हैं तो उसमें कितने खाते प्रभावित होते हैं? तो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन का एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है, यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन के साथ दो खाते एक साथ प्रभावित होंगे। तो इसको ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, डे बुक इज ऑल्सो नॉन एज? जो प्रतिदिन के लेखे किए जाते हैं उस बुक को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं रोजनामा जर्नल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 आपका, व्हाट इज कंपाउंड एंट्री? कंपाउंड एंट्री किसे कहते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग मिश्रित लेखा। जिसे मिश्रित लेखा में समझा देती हूँ कि होता क्या है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि लगता है कि 5 नंबर में ये पूछ सकता है कि कंपाउंड एंट्री को समझाइए, उसके एग्जाम्पल समझाइए। जैसे मान लीजिए
आपकी एक कंपनी है, आपने 10 तारीख को रेंट दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, उसके साथ सैलरी दिया, वेजेस दिया, कई सारे ऐसे खर्चे आपने किए, सब खर्चे के लिए आपने कैश दिया होगा। तो जब आप एंट्री बनाएंगे तो क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये करके क्या हो रहा है, आपको दिख रहा होगा कि क्रेडिट में हर जगह पे, इन चारों एंट्री में हर जगह पे कैश आपका क्रेडिट हो रहा है। तो कंपाउंड एंट्री में क्या किया जाता है, जो अकाउंट बार बार डेबिट या बार बार क्रेडिट हो रहा होगा उसको मर्ज करके एक एंट्री बना दी जाती है। अब हम लोग एंट्री बना सकते हैं ना कि रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, कोई और एक खर्चा है अकाउंट डेबिट, टू सीधा सीधा सा कैश। अब टोटल में यहाँ पे लिख दिए जितना भी अमाउंट था, बाकी चारों का अलग अलग अमाउंट लिख दिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। अब कंपाउंड एंट्री के यहाँ पे डेफिनेशन पूछा है, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, एन अकाउंटिंग एंट्री इन विच देयर इज मोर देन वन डेबिट, मोर देन वन क्रेडिट और मोर देन वन ऑफ बोथ डेबिट्स एंड क्रेडिट। एक लेखा प्रविष्टि जिसके अंतर्गत एक से अधिक डेबिट हैं, एक से अधिक क्रेडिट हैं, या फिर डेबिट और क्रेडिट दोनों में से एक से अधिक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मर्ज करके एक एंट्री बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, परचेजेस आर डेबिटेड व्हेन, खरीदारी तब डेबिट की जाती है जब, तो जब गुड्स को क्रेडिट पे खरीदा जाता है, सामान को उधार पर खरीदा जाता है, तो उस समय पे परचेज आपके डेबिट होते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्राइंग को कब डेबिट किया जाता है। ड्राइंग मतलब होता है कि आपने कंपनी में पैसा लगाया है, उससे उसको निकाल दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉ करना, आहरण करना। तो कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, व्यक्तिगत उपयोग के लिए जब कैश की निकासी की जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग करना। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है आपका, उसको डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इन व्हाट ऑर्डर डेटा इज एंटर्ड इनटू जनरल। जब जनरल एंट्री बनाते हैं तो उसमें किस क्रम में डेटा को एंटर किया जाता है, तो उसको हम लोग करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि जब आपका ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे सबसे पहला आपका ट्रांजैक्शन 1 तारीख को हुआ, आपने एक पेन बेचा तो सबसे पहले उस पेन की एंट्री होगी, उसके बाद आपने पेंसिल बेचा तो दूसरे नंबर पे पेंसिल की एंट्री होगी, तीसरे नंबर पे आपने कोई कॉपी बेच दी तो उसकी एंट्री होगी। तो वो सीक्वेंस में ही होता है, समय के हिसाब से होता है। 1 तारीख को अलग एंट्री, 2 तारीख को अलग एंट्री, 3 तारीख को क्या एंट्री थी, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा अप टू ट्रायल बैलेंस। तलपट तक के जितने भी वित्तीय रिकॉर्ड होते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। जैसे तलपट तक का रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है कि आपने जनरल बनाया और फिर लेजर बनाए, इन दो को किस में इंक्लूड करते हैं हम लोग, बुक कीपिंग में इंक्लूड करते हैं, बही खाता। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, विच आर द फॉलोइंग इज रॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। रेंट इज पर्सनल अकाउंट, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि गलत है। रेंट क्या कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि एक तरीके का खर्चा है और खर्चे को नाम मात्र खाते में हस्तांतरित किया जाता है। आउटस्टैंडिंग रेट इज नॉमिनल अकाउंट, ये भी गलत है, उसी का पार्ट है। मतलब आप आंसर तो मिल गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा कि जो रेंट होता है वो पर्सनल अकाउंट नहीं होता, नॉमिनल होता है, और जो आउटस्टैंडिंग रेट होता है उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि वो किसी को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। बाकी सारे ऑप्शन भी देख लेते हैं जो सही इसमें है। जैसे दूसरा ऑप्शन है आपका, ऑल रियल एंड पर्सनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। जितने भी वास्तविक और व्यक्तिगत खाते होते हैं उन सबको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है। चाहे आपके मालिक का पैसा हो जाए, चाहे किसी से आपने उधार लिया हो, चाहे आपने जितने एसेट खरीदे हों, जितनी भी आपकी लायबिलिटी, वो सब कहाँ ट्रांसफर होती हैं, सारे के सारे बैलेंस शीट में आपको आर्थिक चिट्ठे के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। ये स्टेटमेंट सही है। जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसका सारा का सारा पैसा कहाँ ट्रांसफ़र होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, ये भी सही है। और जितने भी अकाउंट होते हैं उन लेज़र में जब हम अकाउंट को ओपन करते हैं तो सबका अलग अलग सेपरेट खाता खोलते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो ये बोला था कि रियल अकाउंट इज़ पर्सनल अकाउंट, ये गलत था, क्योंकि रियल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है और जो आउटस्टैंडिंग रेंट है यानी कि बकाया किराया, वो एक तरीके का आपका पर्सनल अकाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, डैश इज रूट कॉज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वित्तीय लेखांकन का मूल कारण क्या है, तो वो है आपका परिचायक लेखांकन।
क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, फिक्स्ड असेट आर हेल्ड बाय बिजनेस फॉर, जो चल संपत्तियां होती हैं वो व्यवसाय में क्यों रखी जाती हैं? तो व्यवसाय को कमाई करने के लिए, मतलब जनरेटिंग रेवेन्यू, राजस्व उत्पन्न करने के लिए चल संपत्तियां खरीदी जाती हैं। जैसे आप बिजनेस देखेंगे तो उसमें प्लांट लगा हुआ, मशीनरी लगा हुआ, बिल्डिंग खरीदा गया, तो वो क्यों खरीदा गया है? शो पीस के लिए नहीं होता है, वहाँ पे कमाई करने के लिए वो चीज़ें रखी जाती हैं, तो जनरेटिंग रेवेन्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्पेसिफाइजेज द प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक टू द ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कौन सी लेखांकन अवधारणा कहती है कि ट्रेडिंग अकाउंट में अंतिम रहतिया को दिखाया जाए जमा साइड पे, यानी कि क्रेडिट साइड पर दिखाया जाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक को। तो ये होता है आपका मैचिंग जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहता है कि जितने आपके खर्चे हुए हैं और उन खर्चों से आपने कितनी कमाई की, उन सबको आप दिखाइए डेबिट और क्रेडिट साइड में। तो अंतिम रहतिया को इसीलिए दिखाया जाता है आपके क्रेडिट साइड में। क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि जितनी भी संपत्तियां होती हैं उस पर डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, यानी कि ह्रास से क्यों लगाया जाता है। और ये होता है आपका कन्वेंशन, होता है आपका कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट, यानी कि रूढ़िवादिता का सिद्धांत उसको बोलते हैं। और फिर और भी अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो मैं और बता दूंगी कुछ क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, अमाउंट स्पेंड टू इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी इज अ डैश एक्सपेंडिचर, व्यवसाय की अर्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो राशि खर्च की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं पूंजीगत। जैसे मान लीजिए आपकी मशीन थी, वो खराब हो गई है, तो आपने उसको पूरा अच्छे तरीके से रिपेयर करा है, और इस तरीके से रिपेयर करा है कि जो अभी तक 100 यूनिट बना रही थी वो अब 150 यूनिट बना रही है। तो एक तरीके से किस तरीके का खर्चा हो गया आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पूंजीगत। अगर आपने छोटे मोटे खर्चे किए होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। डेफर्ड मतलब होता है ऐसे कोई भी खर्चे जो आपने आज तो कर लिए हैं लेकिन भविष्य में उसके लाभ मिलने वाले हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट होता है, आपने एडवर्टाइजमेंट आज करवा दिया है और वो उसके लाभ बहुत साल तक मिलते रहते हैं और उसको बैलेंस शीट में दिखाया भी जाता है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, चेंज इन कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रोपराइटर में अकर ड्यू टू, मालिक की पूंजी में परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है? पूंजी लगाए, हानि हो, लाभ हो या उपरोक्त सभी। तो चाहे मालिक पूंजी लगाता है, चाहे कंपनी को लाभ हो चाहे हानि हो, सब जगह पे पूंजी में परिवर्तन आता है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज कैलकुलेटेड ऑन अमाउंट ऑफ डेटर, देनदार को छूट का प्रावधान दिया जा रहा है, तो देनदार की कौन सी राशि पर दिया जाएगा? तो जो डाउटफुल डेब्ट होते हैं, यानी कि संदिग्ध ऋणों को घटाने के बाद जो भी बचता अमाउंट, उस पर डिस्काउंट का चार्ज किया जाता है। अब डाउटफुल डेट क्या होते हैं? ऐसा कोई भी ऋण जो लग रहा है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो उसके लिए हम लोग छूट का प्रावधान ही नहीं बनाएंगे, तो इसलिए उसको घटा दिया जाता है आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? जो आउटस्टैंडिंग खर्चे होते हैं वो करंट एसेट होते हैं, सीधा सीधा गलत है। अगर वो खर्चा है तो आपका असेट तो आएगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग है यानी कि आपको खर्च करना था लेकिन आप खर्च नहीं कर पाए हैं, तो वो आज तो नहीं तो कल तो आपको देना ही पड़ेगा, तो वो लाइबिलिटी होता है, करंट लाइबिलिटी। गुडविल इंटेंजिबल एसेट होता है, जो ख्याति होती है वो अमूर्त संपत्ति है, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। सन्ड्री डेटर करंट एसेट होते हैं, ये भी एक्सप्लेन किया हुआ। जितने भी देनदार होते हैं, विविध देनदार, वो सब क्या होते हैं? कंपनी के लिए चालू संपत्ति होते हैं। लूज टूल, जो जैसे नट बोल्ट हो गया, जो छोटे छोटे उपकरण होते हैं वो कंपनी के लिए मूर्त संपत्ति होती हैं, ये भी सही है आपका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो करंट असेट नहीं करंट लाइबिलिटी होते हैं, और यहाँ पर यही पूछा है कि इनमें से कौन सा गलत है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ऑल ऑफ द एबव। इसके साथ साथ एक है आपको एक चीज़ पढ़नी है, 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल हैं डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड,
ये आपको पढ़ना है कि पर्सनल अकाउंट में क्या रूल होता है, रियल में क्या होता है और नॉमिनल में क्या होता है। क्योंकि बहुत बेसिक से एंट्री पूछ सकता है कि मान लीजिए आपने रेंट का पेमेंट किया तो आपकी क्या एंट्री बनेगी, आपने सैलरी दिया है तो क्या एंट्री बनेगी, अगर कोई खर्चा हुआ है, कोई लॉस हुआ है तो क्या एंट्री बनेगी। तो वो अगर आपको रूल याद रहता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, नहीं तो फिर रटने से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। रूल याद कर लीजिए, रूल को समझ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।